सोशल एंड कल्चरल चेंज वाज हेल्प्ड अलोंग बाय द स्प्रेड ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। और सोशल और कल्चरल चेंज की हेल्प के लिए क्या किया गया? स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ओपन किए गए। जर्नलिज्म फ्लॉरिश्ड रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग अट्रैक्शन ऑफ द न्यू थिंकिंग। जर्नलिज्म पर भी ध्यान दिया गया। भाई पत्रकारिता चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर जर्नलिज्म नहीं होगा तो सही चीज़ें निकल करके सामने नहीं आएंगी। बहुत सी चीज़ें छुपाने की कोशिश होती है समाज में, सोसाइटी में, तो उनको निकाल करके लाने का इसका काम होता है। तो एक न्यू थिंकिंग इससे डेवलप होती है, नए विचार। हमें सारी जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं? मीडिया से ही मिलती हैं, है ना। तो द पॉपुलर लाइफ वीकली एडिटेड बाई जाओ टाइफेन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। और इसकी शुरुआत एक लाइफ वीकली मैगजीन आती थी जाओ टाउफेन की, उसने जो है लोगों को जानकारियां देनी शुरू की। इट इंट्रोड्यूस रीडर्स टू न्यू आइडियाज। ये रीडर्स के लिए नए आइडियाज लेकर के आने वाली मैगजीन थी। एज वेल एज टू लीडर्स सच एज महात्मा गांधी एंड केमल एटाटर्क द मॉडर्निस्ट लीडर ऑफ टर्की। मतलब महात्मा गांधी के आइडियाज या अदर लीडर्स के आइडियाज, जैसे टर्की के लीडर का नाम दे रहे हैं, तो इनके आइडियाज भी वहां पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? ये मैगजीन्स ही कर रही थी, मीडिया कर रही थी। इट्स सर्कुलेशन इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम जस्ट 2000 in 1926 टू मैसिव 2 लाख कॉपीज इन 1933। सोचो 1926 में शुरुआत हुई, 2000 कॉपी बिकती थी इसकी, और केवल 7 ईयर्स में 2 लाख कॉपीज हो गई। कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, समझ सकते हैं आप। द गवर्नमेंट डिस्पाइट इट्स अटेम्प्ट टू यूनाइट द कंट्री फेल्ड बिकॉज ऑफ इट्स नैरो सोशल बेस एंड लिमिटेड पॉलिटिकल विजन। लेकिन ये जो पार्टी थी, ये जो करना चाहती थी, इसका जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, उसमें ये फेल हो गई, क्योंकि इसका सोशल बेस जो है ना वो बहुत नैरो था। कोई भी पार्टी, देखिए सोशल बेस पर ही तो पार्टियां टिकती हैं। बहुत सी पार्टी ऐसी हैं जो 1-2 लोकसभा सीट जीतती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो 30-40 जीतती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो 100-200 जीतती हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो जिसका जितना सोशल बेस होगा वो वही। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हमारे यहाँ, जैसे अपना दल है, 2014 में भी 2 सीट जीती, 19 में भी 2 सीट जीती, और बीजेपी से गठबंधन नहीं हो तो वो 1 भी नहीं जीतेंगे। लेकिन हो सकता है बीजेपी और 2-4 सीटें हार जाए, और फायदा किसको हो जाएगा? सपा को हो जाएगा, या बसपा को हो जाएगा, या कांग्रेस को भी 1-2 सीट का हो सकता है। तो गठबंधन में उनको 2 सीटें मिल रही हैं, वैसे उनकी 0 हो जाएंगी, और उनकी जो लीडर है वो मिनिस्टर बन जाती है हर बार। तो ये कई बार जो है इस तरीके से कॉलिजन करके भी लोग सत्ता में आने का काम करते हैं, लेकिन उनका सोशल बेस बहुत नैरो होता है। कई पार्टीज ऐसी हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे सपा है, उत्तर प्रदेश से बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी हजारों पार्टियां हैं हिंदुस्तान में। आरजेडी, जेडीयू बिहार से बाहर इनको कोई नहीं जानता। शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर कहीं नहीं है, एनसीपी महाराष्ट्र से बाहर कहीं नहीं है। तो सोशल बेस इस पार्टी का भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए इसने जो प्रोग्राम लागू करने की कोशिश की वो फेल हो गया। अब मेजर प्लैंक इन संन्यास सेंस प्रोग्राम रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इक्वलाइजिंग लैंड वाज नेवर कैरीड आउट। ये जो करना चाहते थे, मेन इनका जो सिस्टम था कि कैपिटल का रेगुलेशन हो जाए, पूंजी का वितरण सही ढंग से हो जाए, सब पर पहुंचे, ना कोई अमीर हो बहुत ज़्यादा, ना कोई बहुत गरीब हो। ये करना चाहते थे, ये नहीं कर पाए। ये जो रिसोर्सेज का इक्वलाइजेशन करना चाहते थे, लैंड का करना चाहते थे डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी नहीं कर पाए। द पार्टी इग्नोर्ड द पीजेंट्री एंड द राइजिंग सोशल इनइक्वालिटीज। और इन्होंने खुद पीजेंट्री को इग्नोर कर रखा था। किसी भी देश में स्टार्टिंग की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर तो एग्रीकल्चर ही होता है ना। पीजेंट्री सबसे बड़ा ग्रुप होता है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। हिंदुस्तान में कोई चाहे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर करके देश में सत्ता स्थापित कर ले तो वो कभी नहीं कर सकता। क्यों? 50% से ज़्यादा लोग तो उसी में काम करते हैं। उनके लिए तो आपको सबसे पहले काम करना होगा। जो नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, उसकी स्कीम्स, उसकी पॉलिसीज, उसकी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी।
तो इन्होंने उनको इग्नोर किया, पीजेंट्री को इग्नोर किया, सोशल इनक्वालिटीज को ये खत्म नहीं कर पाए। इट्स आउट टू इम्पोज मिलिट्री ऑर्डर रेदर देन एड्रेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। ये सबसे बड़ी कमी है किसी भी सरकार की कि हर चीज में शासन प्रशासन का डंडे का भय दिखाया जाए, पुलिस का भय दिखाओ, मिलिट्री का भय दिखाओ, जनता की आवाज मत सुनो। क्या होगा 5 साल बाद? 5 साल पुलिस और फौज लठ दिखाएगी और फिर जब तुम 5 साल बाद गांव में जाओगे तो तुम्हें कौन लठ दिखाएगा? वो दिखाएगा नहीं, वो मारेगा, फिर पब्लिक तुम्हें दौड़ा लेगी। तो सरकारें तानाशाही से नहीं चलती, यही डिक्टेटरशिप है। जब आप फोर्स का यूज करके आप अगर शासन चलाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, वो डिक्टेटरशिप है। द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो फिर जब ये फेल हो गए तो किसका उदय हुआ? नई पार्टी आ गई। कौन? जो आज तक सत्ता में है, और वो भी आज तक सत्ता में इसलिए है क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 1 पार्टी होगी, दूसरी होगी ही नहीं, है ना। और चाइनीज उस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको उसी में मजा आ रहा है। क्यों? उन्होंने तानाशाही स्थापित कर रखी है। हमारे यहाँ तो 750 थी, फिर 2500 हो गई, अब 3000 होने वाली हैं। साल 2 साल में 4-6 हज़ार और हो जाएंगी। कल मैं पढ़ रहा था, बोले वरुण गांधी बनाएंगे अपनी नई पार्टी, राहुल गांधी उनको कांग्रेस में नहीं ले रहे, है ना। तो अब उनकी भी एक पार्टी हो जाएगी, 1-2 सीटें वो भी जीत लिया करेंगे, है ना। तो हिंदुस्तान में तो हर आदमी अपनी पार्टी बनाना चाहता है? हाँ, जब हजारों और ऐसे ही बन गई, हजारों की संख्या में पार्टी, है ना। एक घर में 2-2, 3-3 पार्टियां बन जाएंगी तो क्या होगा? अब देखो, क्या सपा में 2 हो गई थी, अब विलय हो गया, आजकल मधुर मिलन हो रहा है ना। पता नहीं फिर आगे कब तक चलेगा ये नहीं पता, लेकिन है ना, अपना दल में देख लो, लड़ी जा रही माँ बेटी बहन सब। तो द राइज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। व्हेन द जापानीज इन्वेडेड चाइना इन 1937, द गुओमिंडांग रिट्रीटेड। द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वार वीकेंड चाइना। लंबा युद्ध चला। 1937 में जापान ने अटैक कर दिया चाइना पर। वही जापान जो चाइना के सामने बच्चा था, कोई अस्तित्व नहीं था उसका। ट्रेडिशन सीखा, कल्चर सीखा, सब कुछ सीखा, लेकिन अपने आप को उसने डेवलप किया। सिर्फ चाइना के ही भरोसे नहीं रहा, उसने दुनिया देखी, है ना। कुछ लोग मटके के मेढक बन जाते हैं, उन्हें लगता है बस इतना सा ही है संसार, है ना। तो ये हमें नहीं बनना चाहिए, जैसे आप लोग बन रहे हैं आजकल गूगल गुरु के चक्कर में। बहुत लंबा वार चला, चाइना बहुत कमजोर हो गया। प्राइसेस रोज 30% पर मंथ। सोचिए हमारे यहाँ महंगाई की दर क्या है? 5-6 के करीब होगी, और वहाँ कितनी बढ़ रही थी? 30% पर मंथ, पर एनम नहीं, कितनी? पर मंथ का, बिटवीन 1914 टू 1949। 4 साल तक लगातार इस रेट से महंगाई बढ़ी होगी, तो सोचो क्या रेट हुए होंगे चीज़ों के। आप कल्पना करिए, इमेजिन नहीं कर सकते आप। एंड अटरली डिस्ट्रॉयड द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। आम जनता का तो लाइफ ही खत्म हो गई, जीना मुश्किल हो गया उनका। रूरल चाइना फेस 2 क्राइसिस, 1 इकोलॉजिकल विथ सोशल एग्जॉक्शन, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लड्स, and the second socio-economic, one caused by exploitative land tenure system, indebtedness, primitive technology and poor communication। समस्याएं क्या थी? 2 तरीके की समस्याएं चाइना उस समय फेस कर रहा था। क्या? एक तो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम। होता क्या है, इकोलॉजी का लॉस ज्यादा कब होता है? इकोलॉजी, हाँ, वॉर होते हैं, एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, जब आप ज्यादा ओवर यूज करने लगते हैं रिसोर्सेज का, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा करते हैं। भाई गरीबी ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? आप कहीं ना कहीं से संसाधन खोजने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप भूल जाएंगे कि डिफॉरेस्ट, जंगल बचाना है हमें, है ना। कोई आदमी बहुत भूखा हो और उससे कहो थोड़ी देर भगवान का भजन कर, फिर खाना देंगे, तो बोले ऐसा है ये तो भाई कंठी वाला ये डरी, हम जा रहे, भूखे भजन ना होए गोपाला, कहावत है ना हमारे यहाँ।
तो ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो फिर तुम खूब ज्ञान दो, पेड़ बचाना है, पानी बचाना है, बोले तुम जाओ भाड़ में, हमें पेट पहले भरना है, पेड़ और पानी तो बाद में बच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? डिफॉरेस्टेशन भी करेंगे, जो भी रिसोर्स मिलेगा उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। सबसे पहले उनको फूडिंग, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये व्यवस्थाएं करनी है। इसीलिए इकोलॉजिकल लॉस ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही थी। तो जो भी रिसोर्स मिल रहे थे, उनके पास जंगल मिला, जंगल काट डाले, कुछ तो पैसा आएगा, कुछ तो जरूरतें पूरी होंगी, है ना। तो इकोलॉजिकल लॉस हुआ इसका। विद सोशल एग्जॉस्शन, और इकोलॉजी का लॉस होता है, सोशल लॉस भी होता है। क्यों? जब बहुत ज़्यादा भुखमरी और बेकारी फैल जाती है तो लोग पेट भरने के लिए क्या नहीं करता, ईमानदार आदमी भी चोरी करने पे उतारू हो जाता है। इस स्थिति में ईमानदारी के सारे सिद्धांत खत्म हो जाते हैं। आदमी ईमानदार रहना चाहता है, लेकिन क्या करे, जब वो भूखा मर रहा है, उसके पास कुछ है ही नहीं, वो जीवन जीना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो ईमानदारी भूल जाएगा, वो सारे सिद्धांत भूल जाएगा। फिर वो जो भी जैसे भी हो सकेगा पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, बाद में बाकी चीज़ें। सही भी है, फिर सारे सिद्धांत गौण हो जाते हैं, सारे सिद्धांत खत्म हो जाते हैं, कोई प्रिंसिपल्स का यूज नहीं होता ऐसी स्थिति में। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को आप देख लीजिए, बहुत सी जगह पे देखो जहां पर खाने को कुछ नहीं हो, केवल मांसाहारी भोजन हो, खूब तुम सिद्धांत बघाड़ते रहना, ये नहीं खाना चाहिए, ये जीव हत्या है, लेकिन आदमी फिर भी खाएगा। बोले तो क्या हम मर जाएं, अपनी खुद की हत्या कर ले? तो ऐसी स्थिति में वहाँ कई देश ऐसे दुनिया के हैं जहाँ कोई दूसरा भोजन उपलब्ध नहीं है, तो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं ना। ये सिद्धांत वहीं चलते हैं जहाँ बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल होंगी, वहाँ आदमी खूब सुनेगा, हाँ ये बहुत डाइजेस्ट नहीं होता, ये बड़ा नुकसानदायक है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कब सुनेगा इन सारी चीज़ों को? जब उसके पास चॉइसेस अवेलेबल होंगी। अब कुछ अवेलेबल है ही नहीं, उसे मछली चावल ही खाना है और कुछ है नहीं वहाँ, तो क्या करेगा? खूब खाएगा, आराम से कहेगा ऐसा है। ये सिद्धांत वहाँ यहाँ के लिए नहीं है, ये सिद्धांत उन जगहों के लिए है जहाँ दूसरी चीज़ें अवेलेबल है, और सच बात भी है। तो ऐसी जब कंडीशन आ गई, इसीलिए सोशल एग्जॉस्शन भी हुआ, डिफॉरेस्टेशन भी हुआ, और जब डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लड आएगा। अच्छा, सॉइल एग्जॉस्शन है, तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल एग्जॉस्शन तो होगा ही, सॉइल इरोजन तो होगा ही, मिट्टी बर्बाद होगी। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, आप ज़्यादा माइनिंग करेंगे, या इकोलॉजिकल, देखो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का मतलब क्या है? उसमें डिफॉरेस्टेशन भी आता है, उसमें सभी प्रकार के पॉल्यूशन भी आते हैं, उसमें सॉइल पॉल्यूशन भी आता है, उसमें सॉइल इरोजन भी आता है ना। तो ये सब हुआ कॉज्ड बाय एक्सप्लॉयटेटिव लैंड टेन्योर सिस्टम, क्योंकि लैंड टेन्योर सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव था। मतलब कुछ समय के लिए आपको खेत दिया गया, उसके बाद किसी और के हाथ में चला जाएगा, तो आप क्या सोचेंगे? इस साल अपने पास जब तक है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का ओवर यूज कर लो आप, है ना, नहीं तो क्या होगा? किसी और के पास चला जाएगा ये रिसोर्स, तो फिर हम क्या करेंगे? गाँव में क्या होता है, बहुत सारे लोग खेती नहीं करते, जैसा हम नहीं करते, बटाई पे कराते हैं, या एक और सिस्टम हम लोगों के यहाँ चलता है, कैश मनी पे दे देते हैं साल भर के लिए। तो अगर हमने किसी को 2 साल के लिए दिया है तो वो क्या करेगा? वो भविष्य में आपके खेत की फर्टिलिटी रिटर्न रहेगी कि नहीं रहेगी, उससे मतलब नहीं है। उसे 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है ना। तो वो ऐसे तरीके यूज करेगा जिससे 2 साल खूब अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, बाद में तुम्हारा खेत बिल्कुल बंजर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लैंड टेन्योर सिस्टम ऐसा था वहाँ का, इसलिए सॉइल का या लैंड फर्टिलिटी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लोग मिसयूज कर रहे थे उसका। इंडेप्टनेस, कर्ज में थे लोग। प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड पुअर कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं था, इसलिए लोग बहुत परेशान थे। The CCP had been founded in 1921, Communist Party of China, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में बनी। Soon after the रशियन रिवॉल्यूशन के बाद